हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्क के बारे में पूरा ए टू जेड कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपको वर्क की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में कोई कहानी नहीं है, क्योंकि वर्क की कोई कहानी नहीं है। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो हम सिर्फ मैथमेटिक्स पे फोकस करेंगे इस वीडियो में, और इसके बाद आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी नहीं। वर्क की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ इतनी है। देखो, आपको याद होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क की डेफिनेशन करते हैं, लेकिन अब देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अलग अलग पोजीशन पे, या फिर पूरी डिस्प्लेसमेंट की ड्यूरेशन में फोर्स अलग अलग हो सकती है। अब जब क्वांटिटी वेरिएबल होती है तो आपको याद होगा डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। लेकिन जब स्पीड अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है, तो फिर आप स्पीड और टाइम को कैसे मल्टीप्लाई करते हो? आप करते हो इंटीग्रेशन v dt। यहां से आप डिस्टेंस निकालते हो t1 से, या फिर 0 से t तक। सिमिलरली यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। तो वर्क की डेफिनेशन मैथमेटिकल भी ये भी नहीं है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी इनकम्प्लीट है। तो एक्चुअल डेफिनेशन जो बनेगी वर्क की, वो बनेगी वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r1 से r2 f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये कंप्लीट डेफिनेशन है वर्क की। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें पूरी तरह कवर्ड है। R1 से R2 यानी कि पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ, यानी कि कितने डिस्प्लेसमेंट हुई है वो कवर हो गया। फोर्स कवर हो गई। अब ये फोर्स R के साथ अगर चेंज होती रहेगी, तो ऑफ कोर्स उसी के लिए हमने इंटीग्रेशन यूज किया है, तो वो भी कवर हो गया। तो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इस डेफिनेशन में कवर होती है। तो यही है वर्क की डेफिनेशन। इसके अलावा काम और दीवार को पुश करना और सूटकेस उठाना, ये सारे एग्जांपल्स हैं। बट वर्क एक मैथमेटिकल चीज है, एटलीस्ट फिजिक्स में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क। इसके अलावा कुछ नहीं है वर्क में। लेकिन हाँ, कुछ केसेस होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे इसमें। फोर्स कांस्टेंट हो तब क्या होगा, फोर्स वेरिएबल हो तब क्या होगा, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये वाला पार्ट टोटली क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, केस 1 हम देखते हैं, कांस्टेंट फोर्स। अगर एफ फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट का मतलब होता है एफ वेक्टर कांस्टेंट है, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन भी सेम है और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम रहने वाला है। तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा एफ वेक्टर डॉट इंटीग्रेशन में R1 से R2 dr वेक्टर। तो इसको हम कह सकते हैं एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अब ये आर वेक्टर क्या है? R1 R2 क्या है? पोजीशंस, इनिशियल और फाइनल। और आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन सोल्व करने पे इंटीग्रेशन dr वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर। और लिमिट्स प्लेस करेंगे तो R2 माइनस R1 बन जाएगा। तो यहां से आ गया पोजीशन। तो एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। कांस्टेंट फोर्स के केस में डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो डेफिनेशन ये बनती है वर्क की, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज ये डेफिनेशन नहीं है। अदरवाइज डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन। तो अब हम इसको फर्दर ओपन कर सकते हैं। कांस्टेंट फोर्स के केस में एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर बन गया एफ, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एफ लिख रहा हूं मैं उसको, आर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और कोस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी केस बना सकते हैं। दो केस पार्टिकुलर अच्छे हैं, थीटा इज इक्वल टू 0
थीटा इज इक्वल टू 90, और एक और केस ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो अगर थीटा 0 है तो कोस 0 1 हो गया, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन वर्क के इक्वल हो गया। वर्क तो उसमें F इंटू आर हो गया। अब ये ऐसा केस कब होता है, जैसे कि भाई कोई बॉल है, बॉल नीचे गिर रही है, तो अर्थ उस पे mg फोर्स लगा रही है, मास उसका m है g, और वो h हाइट नीचे गिर गई, तो फोर्स हो गई mg, कांस्टेंट फोर्स है, हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट h, कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो कोस ऑफ 0, तो उस टाइम पे वर्क डन आ गया mgh। सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर है, अब थीटा इज इक्वल टू 90 कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट बॉल की बहुत सिंपल केस है कि बॉल जमीन पे पड़ी है, ये आपकी बॉल है और ये जमीन पे ऐसे चल रही है, तो इस टाइम पे ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है, डाउनवर्ड ऐसे, जिसको कि बैलेंस कर रही है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो इस टाइम पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है, फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, कोस ऑफ 90 0, वर्क डन 0। तो यानी कि जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होती है तो उस टाइम पे वर्क डन 0 होता है। अब देखो 180 डिग्री कौन सा एंगल होता है, ये एंगल, यानी कि अगर फोर्स इस तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, या फिर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो फोर्स इस तरफ है, इन दोनों के बीच में 180 यानी ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो उस केस में वर्क डन कितना होगा। तो वैसे तो हमें पता है कोस ऑफ 180 डिग्री होता है माइनस, तो यानी कि वर्क डन हो जाएगा उस केस में माइनस एफ इंटू आर, यानी कि नेगेटिव ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। हाउएवर इसका एक एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो मान लो ये बॉल नीचे पड़ी है, इसको हमने उठा के ऊपर फेंक दिया, h हाइट पे ये गई, तो इस ड्यूरेशन के बीच में देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ये, और ग्रेविटी की एज ऑलवेज डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स जो कि mg इंटू h इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन mg एंड h, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री, कोस ऑफ 180 डिग्री -1, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mg। तो अब आपको क्लियर हो गया पॉजिटिव वर्क कब होता है, 0 कब होता है, नेगेटिव कब होता है। देखो वैसे तो मैथमेटिकली अब हम ट्रिग्नोमेट्री में भी जा सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले में कोस आ गया, बट एक सेंसिबल सी चीज हम खुद से सोच सकते हैं कि जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के होने में हेल्प कर रही है, तो वर्क डन पॉजिटिव बाय दैट फोर्स, और अगर वो उसको रोक रही है उस डिस्प्लेसमेंट को तो वर्क डन नेगेटिव, सिंपल। अब हम बात करेंगे वेरिएबल फोर्स की, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स मान लो, ये एक स्प्रिंग है, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को इस तरफ हमने x डिस्प्लेसमेंट दे दी, ये इसका जो एक नॉर्मल पॉइंट होता है जो कि रेस्ट पे जितना स्ट्रेच्ड स्प्रिंग होता है वहां पे, वहां से x डिस्प्लेस किया, तो स्प्रिंग फोर्स कितनी होती है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग होती है माइनस के एक्स इन किस डायरेक्शन में, देखो माइनस लिख रहे हैं इसका मतलब है स्ट्रेच के ऑपोजिट,
यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने स्ट्रेच किया है उसके ऑपोजिट स्प्रिंग की फोर्स लगती है। तो माइनस के एक्स इसलिए लिखते हैं हम स्प्रिंग फोर्स में। अदरवाइज मैग्नीट्यूड देखा जाए तो के एक्स, के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, बट उसकी हमारे पास अभी कोई काम नहीं है, जस्ट एक कांस्टेंट है। तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग के एक्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? वर्क डन का एक ही फॉर्मूला है बस, बाकी सारे जितने भी डेफिनेशन या कहने वाली बातें आती हैं वो इसी से आती हैं। तो इस केस में एफ वेक्टर क्या आ गया, हम इसको आई कैप मान लेते हैं। देखो लिखने के लिए आई कैप, आई कैप का कोई मतलब नहीं होता, जस्ट एक डायरेक्शन है जो आपने दे रखी है, और यूजुअली इसको एक्स एक्सिस ही यूज किया जाता है, तो ये एक्स में ही है वैसे भी, तो आई कैप मान लिया इसको। तो माइनस के एक्स स्प्रिंग फोर्स हो गई के एक्स आई कैप माइनस, क्योंकि आई कैप के ऑपोजिट लगेगी क्योंकि हम इस तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ये हो गया फोर्स। इसका डॉट प्रोडक्ट होएगा डी आर वेक्टर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं इतनी सी डी एक्स, ये तो आई कैप में हो रही है, और इंटीग्रेशन यहां से जीरो से एक्स, जीरो से एक्स। दिस इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब देखो फोर्स की वेरिएबिलिटी जो है या वेरिएशन जो है वो एक्स में हो सकती है, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। तो उसके हिसाब से बस ये मैथमेटिकल चीज सोल्व करनी है आपको, आप वर्क डन निकाल सकते हैं। तो मतलब जैसे कि हमने अब तक पूरा देख रहे हैं, वर्क डन क्या है, एक मैथमेटिकल चीज है, ये कोई फिजिक्स में काम आएगी, बट इसकी कैलकुलेशन या फिर वर्क डन एक्चुअल में डेफिनेशन ये सब मैथमेटिकल है। तो इसको सोल्व करते हैं हम। आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कोस ऑफ एंगल बिटवीन द थिंग्स। तो देखा जाए तो अभी मैंने माइनस ले ही लिया है, माइनस के एक्स आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप। तो अभी हम आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ये तो अब स्केलर क्वांटिटीज की तरह ही काम करेंगी, डायरेक्शन तो आई कैप ही है। तो आई कैप और आई कैप के बीच में क्या एंगल है, जीरो। आई कैप भी इस तरफ है और दूसरी आई कैप फिर से इस तरफ है, तो कोस ऑफ जीरो वन हो जाएगा। आई कैप का मैग्नीट्यूड वन ही होता है, तो आई कैप डॉट आई कैप वन ही हो गए। ये माइनस मैंने पहले ही लिख लिया था, और ये नहीं लिखते तो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर रहे होते, तब वो माइनस अपने आप आ जाता। तो इसलिए माइनस के एक्स डी एक्स। तो यहां से अब हम एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, के तो बाहर आ जाएगा, तो यहां पे आ गया के इंटीग्रेशन जीरो से एक्स, माइनस भी बाहर ले लेते हैं, एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वेयर बाय टू इसकी वैल्यू होगी, फाइनल में से इनिशियल हम माइनस कर देंगे लिमिट। तो एक्स स्क्वेयर बाय टू जीरो से एक्स माइनस के। तो x की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो एक्स स्क्वेयर बाय टू आ जाएगी, इसको कर ही लेते हैं माइनस के एक्स स्क्वेयर बाय टू, एक्स यहां पे प्लेस कर दिया, माइनस में इनिशियल जीरो, क्योंकि x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहां पे वर्क डन क्या आ गया, माइनस के एक्स स्क्वेयर बाय टू। दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ए वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन जो है वो काफी इजी सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट मैथमेटिक्स आपको ज्यादा करनी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, हो जाएंगे। तो दोस्तों हम करेंगे एक सिंपल क्वेश्चन। एक पोर्टर है, उसने लिफ्ट किया है 20 केजी सूटकेस को उठाया है ग्राउंड से अपने सर पे। तो पोर्टर द्वारा कितना काम किया गया? अब देखो ये काम वो वाला काम नहीं है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, दिस वर्क मतलब दिस थिंग। तो यहां पे हम फोर्स बाय पोर्टर, देखो सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं हम, बिल्कुल इसी को फॉलो करना है। क्वेश्चन हमें इसलिए नहीं करने
कि भाई हम क्या कहते हैं वीक हैं या फिर हमें क्वेश्चंस करने नहीं आएंगे, इसलिए नहीं करने। क्वेश्चंस करने का टारगेट सिर्फ ये है कि हर बार ये अप्लाई करना है, क्वेश्चन इस चीज के लिए करने हैं, इस चीज को अप्लाई करते रहना है, करते रहना रेगुलरली हर क्वेश्चन में। इसको बेशक लिख, ऑफ कोर्स इसको लिखो, सारे जो अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज हैं उनको अपने लिख के फिर क्वेश्चन किया करो। ये याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको अप्लाई करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो फोर्स बाय पोर्टर, फोर्स बाय पोर्टर, देखो अब क्योंकि उसने ग्राउंड से उठाया है, और ऑफ कोर्स ऐसे कोई भी ऐसे नहीं उठाता, बिल्कुल आराम से उठाते हैं सब। तो जितनी ग्रेविटी की फोर्स है उतनी ही पोर्टर ने फोर्स अप्लाई की है, और इस तरह से उसने उठाया। तो फोर्स बाय पोर्टर कितनी होगी, m इंटू जी। मास कितना है 20, और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। अब देखो इतनी फोर्स इसने अप्लाई की है, डायरेक्शन अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड, क्योंकि सर पे उठाया है। अब देखो इसकी हाइट चाहिए, अब हमको ये सोल्व करने के लिए कितनी इसकी हाइट चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, अब देखो दोनों की डायरेक्शन ये है, कांस्टेंट फोर्स है, तो ये बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन से, हमें पता है पहले ही कर चुके हम कांस्टेंट फोर्स वाला केस। तो 200 इंटू हाइट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए पॉजिटिव वर्क हो गया। तो ये आ गया वर्क बाय पोर्टर। इसकी हाइट क्वेश्चन में मान लो यार पोर्टर है, कोई भी आदमी है, 1 मीटर का आदमी होता है, 1.5 मीटर मान लो, तो 3000 हो जाएगा। 1.5 इंटू 200, 300 न्यूटन मीटर, ये हो गया वर्क बाय पोर्टर। अब देखो न्यूटन मीटर, अब देखो फाइनली एक क्वेश्चन किया हम आगे यूनिट्स में, यहां से हमें यूनिट्स को देखना पड़ेगा। न्यूटन मीटर क्या होता है, वर्क की जो यूनिट है। देखो मीटर एसआई यूनिट है, न्यूटन भी एसआई यूनिट है, तो वर्क की जो एसआई यूनिट है वो होती है न्यूटन मीटर। जूल भी कहते हैं, जूल ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे है। अब देखो जूल हुआ, और एनर्जी और ये वर्क ये क्यों है, कैसे आते हैं, इनकी अगर किसी को कहानी समझनी है तो वो है सिर्फ इसका एक पार्ट और है एनर्जी। वर्क भी एनर्जी की वजह से ही है, एग्जिस्ट करता है। तो एनर्जी क्यों फिजिक्स में आई उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और उसी में एनर्जी वाला पार्ट हम कवर करेंगे, और जूल की भी कहानी हो सकती है उसमें आए, हो सकता है ना भी आए, एनी हाउ बट कहानी जरूर आएगी। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना।